इसके पहले दो पार्ट में हमने देखा यान सिया के साथ जनरल मैन के स्ट्रीट पर ड्रैगन फ्लावर की खोज में आता है, जहां उसकी फाइट वॉरियर और कमांडर से होती है, जिसके दौरान यान अपने 4 गार्डियन स्पिरिट को समन करता है। जनरल मैन और यान मिलकर कमांडर के सन ईटर मॉन्स्टर को भी खत्म कर देते हैं, जिसके बाद यान मैन और सिया के साथ अपनी जर्नी में निकल जाता है। वहीं कमांडर का असिस्टेंट, जो कि कोई असिस्टेंट नहीं बल्कि यांगफेंग था, लॉन्ग के पास जाता है और उसके पास अब ड्रैगन फ्लावर भी था। यांगफेंग बताता है कि ड्रैगन फ्लावर इस वर्ल्ड की 4 सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर में से एक है, जो उन्हें फ्यूचर का झलक दिखला सकता है। यांगफेंग उन्हें ये भी बताता है कि 4 ट्रेजर में से एक ट्रेजर यान के पास है, जिससे वो फ्यूचर में एक खतरा बन सकता है। लॉन्ग के ग्रुप मेंबर उसे अभी ही खत्म करने का सोचते हैं, पर लॉन्ग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ड्रैगन फ्लावर का दिखाया हुआ फ्यूचर अगर चेंज हुआ तो ड्रैगन फ्लावर अपनी पूरी पावर खो देगा। इसीलिए फिलहाल के लिए वो बस इंतजार कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लड़का अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ एक फॉरबिडन जंगल की ओर किसी को ढूंढने के लिए जा रहा था। यान अपने ग्रुप के साथ एक डेजर्ट इलाके से क्रॉस कर रहा था, जहां कुछ इविल स्पिरिट उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे, कुछ सैंड वॉर्म उन पर अटैक कर देते हैं, पर यान का गार्डियन स्पिरिट सुचू और डियान उन्हें आराम से हैंडल कर लेते हैं। एक जंगल पर पहुंचकर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसी फॉरेस्ट का जनरल गिला, जिससे मिलने एक मिस्टीरियस मैन आता है। गिला के पूछने पर पता चलता है कि वो यहाँ यान को मारने के लिए आया है, जो इस डार्क फॉरेस्ट में इंटर कर चुका है। गिला कहता है कि उसका यहाँ एक ही काम है, जो भी इस फॉरेस्ट में बिना उसके परमिशन के इंटर करेगा वो मारा जाएगा, और इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि वो दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन के हैं और वो उसे यहाँ नहीं मारना चाहता। पर मिस्टीरियस मैन अपनी पावर दिखाते हुए कहता है वो यहाँ यान को मारने आया है और बिना उसे खत्म किए यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी गिला का एक सोल्जर भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि कुछ लोग फॉरेस्ट में घुस चुके हैं, जिसे वो लोग रोक नहीं पा रहे हैं। मिस्टीरियस मैन ये सुनकर अपना काम करने जाने लगता है, पर गिला उसे रोककर कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे अपना सिस्टम दिखाता है, जिससे वो अपने इस डार्क फॉरेस्ट में घुसने वालों की स्पिरिचुअल एनर्जी का पता लगा सकता है। उसके सिस्टम पर 4 लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी शो होती है, पर वो मिस्टीरियस आदमी कहता है उसे बस यान और उसके ग्रुप से मतलब है, और वो दोबारा यान को मारने के लिए जाने लगता है। पर गिला उसे रोकता हुआ कहता है कि ये उसका इलाका है, इसलिए उसे यहाँ का रूल फॉलो करना होगा, मतलब उसे यही इंतजार करना होगा। जबकि गिला अपने 2 साथी के साथ उनसे लड़ने चला जाता है। वहीं जंगल में तीनों अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ छिपकलियों से लड़ रहे थे। जनरल मैन यान को इस डार्क फॉरेस्ट के बारे में बताता हुआ कहता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लीडर के द्वारा इस फॉरेस्ट को फॉरबिडन बनाया गया है, और फिर भी यान के यहाँ आने का रीजन पूछता है। यान कहता है कि इस डार्क फॉरेस्ट में एक एंशिएंट बिल्डिंग है, जो कई सालों में बस एक बार दिखाई देती है, जिसमें बहुत सारे अनोखे ट्रेजर, वेपन और सीक्रेट फाइल छुपी है। यान को अभी भी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था, पर उसे यकीन था जो भी स्पिरिट वर्ल्ड का लीडर उससे छुपा रहे हैं, वो उसे इस एंशिएंट बिल्डिंग में जरूर पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जंगल में धीरे धीरे कोहरा छाने लगता है। तभी उन्हें लियांग दिखता है, जो यान को मदद के लिए पुकार रहा था। यान उसकी ओर भागने लगता है। तभी सिया कहती है ये एक इल्यूजन है। यान कहता है कि उसे भी पता है ये एक इल्यूजन है, पर जिसने भी उसके भाई के साथ ये मजाक किया वो उसे नहीं छोड़ेगा। वैसे ही जनरल मैन को भी एक इल्यूजन दिखता है, और पता होने के बावजूद वो भी उसके पीछे भागता है। तभी जनरल मैन खुद को जंगल के एक अलग हिस्से में पाता है, जहाँ बहुत सारे कीड़े उसे पूरी तरह घेर लेते हैं। तभी वहाँ गिला का एक बड़ा इंसेक्ट मैन आता है, जिसने मैन पर कीड़ों से अटैक करवाया है। मैन अपने स्पिरिट लिंगमिंग के साथ उन कीड़ों से बाहर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। इंसेक्ट मैन अपने स्पेशल पावर यूज करके एक आर्मर से खुद को कवर करता है, जो उसकी पावर कई गुना बढ़ा देती है, जिससे वो आराम से लिंगमिंग का मुकाबला कर पाता है। वहीं सिया को भी अपनी माँ का एक इल्यूजन दिखाई देता है, और वो भी खुद को रोक नहीं पाती। तभी अचानक सिया खुद को एक मकड़ी के जाल में पाती है। एक बड़ा सा मकड़ा उसके सामने हंसता हुआ उसे टच कर रहा था। असल में इस मकड़े का इल्यूजन के कारण सभी लोग अलग हो गए। सिया अपने स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती है, पर ये स्पाइडर नेट के कारण वो बाहर नहीं आ पा रहा था, और सिया की ये हालत देखकर अंधा मकड़ा जोर जोर से हंस रहा था। यान भी फॉरेस्ट के किसी दूसरे कोने में छिपकलियों की धुलाई कर रहा था। तभी उस पर अचानक हमला होता है, जिससे डियान उसे बचा लेता है। यान कहता है
कि अगर हिम्मत है तो सामने से अटैक करो। तभी कुछ वाइन्स यान पर दोबारा अटैक करती है। यान उनसे बच जाता है पर पीछे से गिला उस पर अटैक करता है जिसे एक बड़ा धमाका होता है, पर यान बिल्कुल ठीक था। फिर यान और डार्क फॉरेस्ट के जनरल गिला के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बराबर लग रहे थे। वहीं मकड़ा अपने हाथों को चाटता हुआ कह रहा था कि उसे सिया की कौन सी बॉडी पार्ट को पहले खाना चाहिए। मकड़ा सिया को खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जो कहता है, उसने तुम्हें पास जाने से मना किया है ना। ये अनजान आवाज सुनकर मकड़ा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और तभी उसे दोबारा वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी का कौन सा हिस्सा पहले काटूं। पर इससे पहले कि मकड़ी कुछ कर पाता, एक अननोन फोर्स उसका एक हाथ काट देता है। मकड़ा दर्द से चिल्ला उठता है और तुरंत अपने चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जब वो फायरिंग करता हुआ थक जाता है तभी पीछे से एक लड़का जिसे हमने पहले देखा था अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ आता है और मकड़ी के 2 टुकड़े कर देता है। पता चलता है कि इस लड़के का नाम यान्जा है। सिया उसको थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और फिर उससे नीचे उतारने को कहती है। यान्जा उसकी मदद करता है। काम खत्म होने के बाद यान्जा वहाँ से जाने लगता है। तभी सिया उससे पूछती है कि क्या उसने किसी यंग या मिडिल एज मैन को देखा है। यान्जा बताता है कि उसने एक मिडिल एज मैन को देखा था जो इंसेक्ट मैन के साथ फाइट कर रहा था। ये सुन के सिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे वहाँ ले जा सकता है। यान्जा इस पर सोचने लगता है पर तभी उसका गार्डियन स्पिरिट कहता है कि एक लड़की की रिक्वेस्ट को तो वो मना नहीं कर सकता। फिर यान्जा सिया को लेकर मैन के पास जाता है। वहीं जनरल मैन इंसेक्ट मैन से फाइट कर रहा होता है। इंसेक्ट मैन उस पर अटैक करता है पर वो अटैक जनरल मैन तक पहुँचने से पहले ही लिंगमिंग इंसेक्ट मैन को एक जोरदार लात मार के उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर जनरल मैन लिंगमिंग से कहता है कि इसे जल्दी से खत्म करना होगा। इसके बाद लिंगमिंग और इंसेक्ट मैन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को फुल ऑन टक्कर दे रहे थे। लिंगमिंग फाइट में एक पत्थर से इंसेक्ट मैन पर अटैक करता है लेकिन इंसेक्ट मैन पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर लिंगमिंग तुरंत अपनी छड़ी से उस पर दोबारा अटैक करता है पर इंसेक्ट मैन इससे भी बच जाता है। लिंगमिंग को समझ आ जाता है कि इंसेक्ट मैन का कवच बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसे तोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लिंगमिंग चालाकी से सिंपल अटैक के बहाने अपनी छड़ी के 3 हिस्से करता है और इंसेक्ट मैन को नीचे गिरा देता है। फिर अपनी पूरी पावर यूज करके अपने हाथों से इंसेक्ट मैन के कवच को तोड़ देता है। इससे इंसेक्ट मैन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। जब जनरल मैन उसके पास आता है, इंसेक्ट मैन कहता है कि अगर वो लोग उसे यहाँ मार भी देंगे पर आगे फॉरेस्ट में एक ऐसा फॉरबिडन ग्राउंड है जहाँ का कर्स किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ये सुन के जनरल मैन सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने आज तक डार्क फॉरेस्ट में किसी कर्स के बारे में कभी नहीं सुना था। तभी वहाँ सिया यान्जा के साथ आती है और वहाँ आते ही सिया जनरल मैन को डांटने लगती है कहते हुए कि वो कहाँ चला गया था। उसे पता भी है आज वो मरते मरते बची है, जिस पर जनरल मैन उसे सॉरी बोलता है। फिर सिया यान्जा का इंट्रो देते हुए बताती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। यान्जा इंसेक्ट मैन की बॉडी के पास जाता है जिसे देखकर उसका गार्डियन स्पिरिट कहता है कि इसे हराना आसान नहीं था। इसका मतलब उस लड़की का पार्टनर काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं यान और गिला की फाइट अभी भी चल रही थी। यान अपनी फ्लेम से गिला पे अटैक करता है पर वो फ्लेम अचानक गायब हो जाती है। यान को ये बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी गिला पीछे से उस पर अटैक कर देता है पर सूचू यान को बचा लेता है जिससे यान को समझ आता है कि ये गिला जिसने उस पर अभी अटैक किया वो एक्चुअली एक पपेट था। तभी कुछ वाइन्स पीछे से अटैक करती है जिसे डियान रोक लेता है। अचानक सामने से गिला उस पर अटैक करता है और उसकी जबरदस्त पावर और स्पीड देख के यान समझ जाता है कि ये रियल गिला है, कोई पपेट नहीं। इसके बाद सूचू और डियान गिला का मुकाबला करने आगे जाते हैं और यान एक बार फिर अपनी फ्लेम से अटैक करता है पर इस बार भी उसकी फ्लेम गायब हो जाती है। यान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। गिला का अटैक उसके गार्डियन स्पिरिट पर भी भारी पड़ रहा था। तभी यान का तीसरा गार्डियन स्पिरिट डंजो आता है और बाकी दोनों गार्डियन स्पिरिट का साथ देते हुए गिला से लड़ने लगता है। डंजो हेलफायर और स्पिरिट गोस्ट से गिला पे अटैक करता है पर तभी कुछ बहुत ही अजीब होता है। गिला अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ कंबाइन होकर एक नया क्रिएचर में बदल चुका था। वो आते ही यान के सारे स्पिरिट गोस्ट को खा जाता है और उसकी गार्डियन स्पिरिट को ये टेस्ट बहुत पसंद आता है और एक ही पल में वहाँ के सारे स्पिरिट गोस्ट और हेल फायर को खा जाता है। ये देखकर यान समझ जाता है
कि गिला की गार्डियन स्पिरिट की पावर की वजह से उसकी फायर फ्लेम डिसअपियर हो रही थी। गिला और उसकी गार्डियन स्पिरिट डंजो पे अटैक करता है। डंजो भी अपने वेपन से अटैक करता है, पर गिला का मॉन्स्टर हैंड उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे भी पकड़ लेता है और गिला का स्पिरिट उसका एक हाथ भी काट कर अलग कर देता है। इससे पहले कि कुछ और बुरा होता, डियान बीच में आ जाता है और डंजो रिकवरी होने के लिए वापस चला जाता है। यान को समझ आ जाता है कि गिला से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उसका हेल फायर उस पर काम नहीं करेगा। तभी गिला की गार्डियन स्पिरिट यान पर अटैक करती है, जिससे बचते हुए यान की नजर सिया के भेजे हुए सिग्नल पर पड़ती है और यान उसके पास वापस जाने का सोचता है। पर यान को डिस्ट्रैक्ट देखकर एक तरफ से गिला की गार्डियन स्पिरिट और दूसरी तरफ गिला का वाइन्स उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यान के दोनों गार्डियन स्पिरिट उसे बचा लेते हैं। ये देख के गिला कहता है कि पहले तो वो उसकी सारी फ्लेम एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसे मार कर पेड़ पर टांग देगा। जिस पर यान कहता है कि मुझे पता है कि तुमसे लड़ना आसान नहीं, पर मेरे पास और भी तरीके हैं। मैं फालतू में अपनी स्पिरिचुअल पावर वेस्ट कर रहा था। फिर वो अपने वेपन से एक खतरनाक फायर क्रिएट करता है और काफी दूर तक जंगल में आग लगा देता है। यान कहता है कि अगर अब उसे अपने इस डार्क फॉरेस्ट को बचाना है तो उसे ये सारी आग खानी पड़ेगी। और इतना कहकर यान वहाँ से चला जाता है और गिला आग बुझाने में लग जाता है, क्योंकि उसका ये डार्क फॉरेस्ट अब खतरे में आ गया था। वहीं वो मिस्टीरियस मैन गिला के पैलेस में उसका इंतजार कर रहा था। तभी गिला थका वापस आता है। मिस्टीरियस मैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था बिना परमिशन यहाँ आने वाले को कभी नहीं छोड़ते, तो आज क्या हो गया। जिस पर गिला कहता है कि वो यान बहुत ही चालाक निकला, उसने बचने के लिए जंगल में आग लगा दिया और इसी वजह से वो भाग निकला। गिला को जल्दी में आग बुझानी पड़ी, वरना पूरा जंगल खत्म हो जाता। तभी गिला के कॉन्शियसनेस में कुछ लोगों का ग्लिम्स दिखाई देता है, जिससे गिला बहुत डर जाता है। ये देखकर मिस्टीरियस मैन कहता है कि इतने बड़े डार्क फॉरेस्ट को संभालने वाला भी किसी से डरता है। इस पर गिला कहता है कि उसे फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो यान को उसे ला कर देगा, तो वो ये प्रॉमिस जरूर पूरा करेगा और इसलिए गिला उसे यहाँ से जाने को कहता है। मिस्टीरियस मैन जाने लगता है, पर जाते जाते कहता है कि इस बार तो तुम फेल हो गए, पर अगली बार फेल हुए तो यान के बदले उसका सर ले जाएगा। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गिला का एक बंदा कहता है ये आदमी कुछ ज्यादा ही घमंडी है, हमें इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। पर इस पर गिला कहता है कि ऐसी गलती मत करना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसकी गार्डियन स्पिरिट किसी डेविल से कम नहीं। और फिर गिला अपने बंदे से उसके बनाए हुए सारे मॉन्स्टर को फ्रंट लाइन में रेडी करने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से यान और उनके साथी जरूर एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरी ओर यान्जा सभी को उसके इस डार्क फॉरेस्ट पर आने का रीजन बता रहा था। यान्जा कहता है कि जब हेल स्ट्रीट का पगोडा ट्री तबाह हुआ, जिस वजह से स्पिरिट वर्ल्ड के प्रिजन में बंद यान्जा आजाद हो सका, जो 7 साल से कैद था। गार्ड्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं और यान्जा उनके ऊपर से निकल जाता है, ये कहता हुआ कि अपना हिसाब बराबर करने वो यहाँ बाद में आएगा। तभी 2 सुपर गार्ड्स उसको रोकने के लिए आते हैं। दोनों गार्ड्स एक एक करके अपने वेपन से उस पे अटैक करते हैं, लेकिन यान्जा की पावर और स्पीड हवा जैसी थी, इसलिए उनका कोई भी अटैक उस पर काम नहीं करता। वो आराम से उन सभी को डॉज करता है। एक गार्ड सभी को साथ में अटैक करने को कहता है, क्योंकि वो कभी भी अपने विंड मॉन्स्टर को बुला सकता है। ये सुनकर यान्जा कहता है उसका नाम विंड मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो मेरा गार्डियन स्पिरिट फेलिन है। फेलिन को देखकर सब गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। फिर दोनों के एक ही अटैक से सारे गार्ड्स और वो जगह बिल्कुल साफ हो जाती है। यान्जा उन्हें गिला के बारे में बताता है कि कैसे गिला एक ट्रैवलर के रूप में उनके गांव में आया था, पर उसके गांव में आने के बाद से ही कुछ अजीब चीजें होने लगी। गांव के स्पिरिट अचानक गायब होने लगे थे और लोगों को अजीब तरह के मॉन्स्टर भी दिखाई देते थे, जिससे लोगों को शक होने लगा कि ये सब गिला के कारण है। तो उन्होंने गिला को गांव से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही गिला गया, गांव के प्रोटेक्टर जो डार्क फॉरेस्ट को गार्ड करते थे, एक ही रात में गायब हो गए। इसमें यान्जा की सिस्टर भी थी। यान्जा यान और उसके ग्रुप को बताता है कि उसकी सिस्टर सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ रुकी थी। जाते हुए उसकी सिस्टर ने उसको एक लॉकेट दिया जो अभी भी उसके पास है, और यान्जा अपनी सिस्टर को ढूंढने ही दोबारा यहाँ आया है। आगे यान के पूछने पर यान्जा बताता है
कि अब तक जितने भी अजीब क्रिएचर से उन्होंने लड़ाई की वो सब गीला के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। वो एक पागल है और शायद गांव के सारे प्रोटेक्टर के गायब होने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड के लीडर ने उसको यहाँ का जनरल बना दिया। यान्जा को लगता है उसे अपनी सिस्टर और जो भी अजीब चीजें उसके गांव में हुआ उसके बारे में उसे एंशिएंट बिल्डिंग में पता चलेगा, जो 5 साल में बस एक बार दिखता है। यान्जा बताता है कि एंशिएंट बिल्डिंग को 4 किंग प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सच में प्रोटेक्टर है तो कुछ कहते हैं कि वो किलर है जो बिल्डिंग में घुसने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। यान पूछता है कि क्या वो अकेले ही एंशिएंट बिल्डिंग जा रहा है अपनी सिस्टर को ढूंढने। यान्जा हाँ में जवाब देता है और कहता है उसकी सिस्टर ने जो पेंडेंट दिया था वो उसे अपनी सिस्टर की लोकेशन दिखाती है। उसके लॉकेट का हिलना ये बताता है कि उसकी सिस्टर अभी जिंदा है और एंशिएंट बिल्डिंग में ही है। क्योंकि यान और उसका ग्रुप भी वहीं जा रहा था तो वो सभी साथ जाने का फैसला करते हैं। वहीं एंशिएंट बिल्डिंग के पास किला अपनी मॉडिफाइड क्रिएचर आर्मी के साथ तैयार खड़ा था। वो सभी लोग फेलिन की सवारी करते हुए जो एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका था एंशिएंट बिल्डिंग की ओर भाग रहे थे। शुरुआत में सब शांत लगता है पर अगले ही पल गिला के कई रेप्टाइल्स उन पर अटैक कर देते हैं। सिया सही टाइम पर प्रोटेक्शन बॉल यूज करके सबको बचा लेती है। फिर वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी और क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। फेलिन अपनी पूंछ की ब्लेड से उन सभी के टुकड़े कर देता है पर मुश्किल यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बड़ा क्रिएचर का ग्रुप उन पर अटैक करता है। यान्जा कहता है कि इनके साथ लड़ने का टाइम नहीं है क्योंकि एंशिएंट बिल्डिंग कभी भी डिसअपियर हो सकता है। तभी मैन कहता है कि वो इन सभी को यहाँ संभाल लेगा और उन लोगों को आगे जाने को कहता है। इनको खत्म करके वो उनसे दोबारा मिलेगा। उनके जाने के बाद जेंटलमैन उन क्रिएचर का सामना करता है और उन सभी का धुलाई चालू करता है। उसकी आवाज सुनकर यान्जा पूछता है कि क्या वो इतने सारे क्रिएचर से अकेले लड़ सकेगा। सिया कहती है कि जेंटलमैन पर भरोसा रखो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो लोग एंशिएंट बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे तभी एक मॉडिफाइड क्रिएचर उन पर अटैक करता है। उसकी चमड़ी इतनी हार्ड थी कि फेलिन की ब्लेड का भी उस पर कोई असर नहीं होता। जब क्रिएचर डायरेक्ट अटैक करने वाला था तभी सूचू बीच में आकर सबको बचा लेता है। सूचू और क्रिएचर के बीच 1-on-1 फाइट शुरू होता है जिसमें सूचू क्रिएचर को बॉल की तरह उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और अपनी लॉलीपॉप से उसको खत्म कर देता है। तभी उनको एंशिएंट बिल्डिंग दिखाई देती है जिसको गिला प्रोटेक्ट कर रहा था। यान को देखकर गिला कहता है वो लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। ये है एंशिएंट बिल्डिंग जहाँ तुम्हें जाना है पर अब वहाँ तुम कभी पहुँच नहीं सकोगे। उसको और उसके क्रिएचर को देखकर यान कहता है कि ये छोटे कीड़े उनका रास्ता नहीं रोक सकेंगे और इसके साथ वो अपने चारों गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि भले ही हम नंबर में कम हैं पर यहाँ जितने भी कीड़े खड़े हैं सभी को खत्म कर दो। इसके बाद दोनों ग्रुप के बीच जंग शुरू हो जाती है। यान के सभी गार्डियन स्पिरिट अपनी पावर दिखाते हुए सारे क्रिएचर को खत्म कर रहे थे। सूचू अपने लॉलीपॉप से सभी को कुचल रहा था। डंजो और युआन भी अपने हेल फायर का यूज करके सभी कीड़े को ठिकाने लगा रहे थे। इतने सालों बाद उनको ऐसा वाइल्ड फाइट करने का मौका मिला था और वो इसे मिस नहीं करना चाहते थे। सिया ये देखकर हैरान थी कि यान के गार्डियन स्पिरिट सच में कितने पावरफुल हैं। पर तभी एक क्रिएचर उन पर अटैक करता है लेकिन फेलिन अपनी पूंछ से उसको नीचे फेंक देता है। फिर यान अपनी फायर रिवर स्पेल यूज करके बाकी क्रिएचर का भी सफाया कर देता है। पर तभी पीछे से कुछ और क्रिएचर अटैक करते हैं जिनको ल्यूआन अपनी स्पीड मैजिक से खत्म करता है पर ये क्रिएचर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिया अपना स्पेल यूज करती है पर इससे उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी कम हो जाती है। ल्यूआन कहता है कि ये क्रिएचर की रेजिस्टेंस बहुत हाई है जिससे उनका अटैक उन पर काम नहीं करेगा क्योंकि उन्हें ऐसा बनाया ही गया है। यान भी थक चुका था। चारों गार्डियन स्पिरिट को समन करने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो चुकी थी पर इन क्रिएचर्स की नंबर कम नहीं हो रही थी। सबके चेहरे पर थोड़ी सी हार का डर दिखने लगा था। तभी पीछे से एक और क्रिएचर यान पर अटैक करता है पर तभी कोई अननोन फोर्स उस क्रिएचर के बॉडी में बड़ा सा होल कर देती है। ये देखकर गिला भी हैरान हो जाता है। जब सब मुड़कर देखते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। पता चलता है ये काम किसी और ने नहीं जनरल मैन ने किया है जो स्नाइपर लेके एक बड़ी बिल्डिंग पर बैठा था। थोड़ी देर पहले का पता चलता है जब जनरल मैन जंगल में लिंगनिंग के साथ मिलकर छिपकलियों का बड़ा दमदार मुकाबला कर रहा था। वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करता है पर जल्द ही समझ जाता है कि इन क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं लड़ सकेगा। इसीलिए वो लिंगनिंग से कहता है कि उसको सामने वाली ऊंची बिल्डिंग पर ले चले और लिंगनिंग वैसा ही करता है। दूसरी तरफ उस ऊंची बिल्डिंग के पास भी कई सारे क्रिएचर्स थे। तभी जंगल से उन्हें लड़ाई की आवाज आती है
और अगले ही पल एक धमाके के साथ जेंटलमैन उड़ता हुआ उनके सामने आ जाता है। आते ही मैन अपने मैजिक से पत्थरों को हवा में उड़ाने लगता है। क्रिएचर जेंटलमैन पर अटैक करते हैं पर वो अपनी अर्थ पावर से उनको आराम से हरा देता है। साथ में अपनी फाइटिंग स्किल से देखते ही देखते जेंटलमैन सारे क्रिएचर को ठिकाने लगा देता है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो इतने कम समय में यान के पास नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो वहां से सब पर नजर रखेगा। वो बिल्डिंग के सबसे ऊंचे कमरे में जाता है जहां कई बॉक्स रखे होते हैं। उनमें से एक बॉक्स खोलता है तो उसमें उसे कई सारे बुलेट मिलते हैं। ये देखकर उसको एक आइडिया आता है और जेंटलमैन एक स्नाइपर लेकर यान का साथ देना शुरू कर देता है। मैन जिस बुलेट से अटैक कर रहा था वो कोई नॉर्मल बुलेट नहीं बल्कि ये बुलेट गिला ने बनाया था जो किसी भी क्रिएचर की सोल को डिस्ट्रॉय करता है। वहीं सिया भी बड़े हिम्मत से क्रिएचर का मुकाबला कर रही थी। वो अपने स्पेल से क्रिएचर को जमा देती है पर एक पॉइंट पर दोनों तरफ से क्रिएचर उस पर अटैक कर देते हैं। सही टाइम पर जेंटलमैन उनको शूट कर देता है और लिवान उसे बचा लेता है। क्योंकि जेंटलमैन दूर से क्रिएचर को शूट कर रहा था, इसका फायदा उठाकर यान और उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर गिला को बहुत गुस्सा आता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये बंदूक की फायरिंग कौन कर रहा है और उसके वॉच टावर के गार्ड वहाँ क्या कर रहे हैं। तभी कई और क्रिएचर वॉच टावर के पास पहुँचते हैं और वहाँ अपने साथियों की बॉडी के ढेर को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी लिंगमिंग उन पर अटैक कर देता है और सारे क्रिएचर्स की बैंड बजा देता है। जेंटलमैन की शानदार शूटिंग की वजह से यान और उसके दोस्त फेलिन पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान जो भी क्रिएचर अटैक करते हैं जेंटलमैन उनको ठिकाने लगाते जाता है। ये देखकर गिला का दिमाग खराब हो जाता है। यान उसके सामने आकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, बड़ी छिपकली, हम दोबारा मिल ही गए। ये सुनते ही गिला अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ मर्ज हो जाता है और एक खतरनाक स्पेल एक्टिवेट करता है। इस स्पेल से जमीन से बड़ी बड़ी वाइन्स निकलती है जो यान और उसके दोस्त पर अटैक करती है। फेलिन अपने पंखों से उड़कर इन वाइन्स से बचने की कोशिश करता है पर वाइन्स इतनी ज्यादा थी कि उसको चोट लग जाती है। ये देखकर यान्जा कहता है कि हम एक साथ इसे नहीं हरा सकते और सभी लोग अलग अलग होकर अपनी गार्डियन स्पिरिट के साथ अटैक करते हैं पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वाइन्स के दो टुकड़े होने के बाद भी वो दोबारा निकल आती थी। यान वाइन्स के सामने स्ट्रगल कर रहा था और तभी वाइन्स का एक बड़ा सा गोला बनकर उस पर अटैक करने वाला था। यान अपने फायर से उस पर अटैक करता है पर गिला गोले के अंदर से निकलकर सारा फ्लेम एब्जॉर्ब कर लेता है और यान पर ही बैक फायर करता है। यान के पैरों को वाइन्स ने जकड़ लिया था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो गिला के अटैक का शिकार होने वाला था तभी लिवान उसको बचा लेता है। सिया लड़ते हुए कहती है कि ये वाइन्स तो जिंदा है इसलिए इनके साथ लड़ना आसान नहीं होगा। यान कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दोनों मिलकर क्रिएचर को खत्म करने लगते हैं। वहीं यान्जा अपनी विंड पावर से क्रिएचर पर अटैक करता है और इस दौरान उसको कुछ इम्पोर्टेंट बात पता चलता है। सिया पर कई वाइन्स अटैक करते हैं। वो प्रोटेक्शन वॉल यूज करती है पर वाइन्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसका स्पेल कभी भी टूट सकता था। लास्ट मोमेंट पर लिवान आकर सारी वाइन्स काटकर सिया को बचा लेता है। दूसरी तरफ यान और गिला के बीच बड़ी सॉलिड फाइट हो रही थी। कई वाइन्स यान को घेर लेते हैं पर यान्जा सही टाइम पर उसको बचा लेता है। यान्जा कहता है कि एक तरफ ये खतरनाक वाइन्स और दूसरी तरफ गिला, दोनों को एक साथ संभालना मुश्किल है। यान उसकी बात से सहमत होता है पर कहता है कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी यान्जा जमीन पर बना एक क्राउन दिखाता है जिसको कई क्रिएचर ने घेर रखा था। उसका मानना था कि ये क्राउन ही वाइन्स को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसको खत्म कर दिया गया तो सारी वाइन्स रुक जाएगी। वो यान से कहता है कि यान गिला को संभाले और यान्जा के पास एक टेक्निक है जिससे वो उस क्राउन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कहते ही वो आसमान में छलांग लगा देता है और अपनी गार्डियन स्प्रिंट फेलिन को समन करता है। ये देखकर गिला समझ जाता है कि यान्जा क्या करने वाला है। वो उसको खत्म करने के लिए वाइन्स का यूज करता है पर यान का स्पिरिट डियान वाइन्स काट कर यान्जा को बचा लेता है। इससे गिला को और गुस्सा आता है और तभी यान उस पर अटैक करता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। गिला एक जोरदार मुक्का मार के यान को दूर फेंक देता है और अपना हमला जारी रखता है। जब यान वाइन्स से बचने की कोशिश कर रहा था गिला अपनी गार्डियन स्पिरिट को उस पर अटैक के लिए भेजता है पर सूचू अपना गदा से उसके मुंह पर वार करता है और यान को बचा लेता है। तभी यान्जा का स्पेल कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है
फेलिन एक बड़ा पावरफुल अटैक करता है जिससे वहाँ के सारी वाइन्स के टुकड़े हो जाते हैं। साथ में वो क्राउन भी टूट जाता है जो सभी वाइन्स को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर गिला अपनी पूरी पावर से यान्जा पर अटैक करता है, पर सिया सही टाइम पर प्रोटेक्शन बॉल यूज करके यान्जा को बचा लेती है। तभी गिला का गार्डियन स्पिरिट सिया को देखकर किसी विलेन की तरह हंसता है। इतने बड़े सांप देखकर सिया घबरा जाती है। सांप उस पर अटैक करने वाला होता है पर लिवान उसे बचा लेता है। गिला लिवान पर अटैक कर देता है और उनके बीच एक खतरनाक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। आखिर में लिवान अपनी मैजिक से एक फायर बर्ड से उस पर अटैक करता है जिससे गिला दूर जाकर गिर जाता है। पर गिला भी कम नहीं था। अगले ही पल उसका गार्डियन स्पिरिट लिवान को अपने मुंह से पकड़ लेता है। गिला उस पर अटैक करके उसको खत्म करने की तैयारी करता है, पर फेलिन गिला की गार्डियन स्पिरिट का वो हाथ काट देता है जो लिवान को पकड़े था। यान्जा कहता है कि अब उसकी सारी वाइन्स खत्म हो चुकी है और बिना अपनी गार्डियन स्पिरिट के अब वो फायर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा। अपनी मौत को करीब देखकर गिला बौखला जाता है और यान्जा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर यान जो गिला को खत्म करने का इंतजार कर रहा था अपनी चारों गार्डियन स्पिरिट के साथ उस पर अटैक करता है। डंजो अपने हाथ का बदला लेते हुए एक बड़ा धमाका करता है और गिला को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद तीनों एंशिएंट बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। तभी सिया को कुछ अजीब सा लगता है जैसे वो लोग किसी अलग स्पेस में घुस गए हों, पर यान्जा और यान इस बात को सीरियस नहीं लेते। जब वो दोनों बिल्डिंग के दरवाजे को छूते हैं तब पता चलता है कि वो सच में एक डिफरेंट स्पेस में आ गए हैं। दरवाजा भी खुल नहीं रहा था। तभी यान्जा कहता है कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो आसमान में 5 तारों के बीच एक चांद दिखा था। अब वो चांद गायब है और जहाँ हम खड़े हैं उस सरफेस के नीचे दिखाई दे रहा है। ये सब सुनने के बाद सिया समझ जाती है कि बात क्या है। वो कहती है कि हम लोग एक ओल्ड डायरेक्शनल मैट्रिक्स में फंस गए हैं। ये सुनते ही यान अपने फायर मैजिक का यूज करके इस इल्यूजन को तोड़ना चाहता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। फिर सिया बिल्डिंग के चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बनाती है ताकि मैट्रिक्स के सेंटर पॉइंट ढूंढ सके, क्योंकि उसको तोड़ने के बाद ही वो लोग असली एंशिएंट बिल्डिंग में जा पाएंगे। थोड़ी देर बाद सिया को सेंटर पॉइंट मिल जाता है। यान अपने फायर मैजिक से उसको जला देता है और जैसे ही वो टूटता है असली एंशिएंट बिल्डिंग उसके सामने आ जाती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल सुनसान है, कुछ भी नहीं था। ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं थी। तभी यान नोटिस करता है कि टॉप पर एक पुल बना है पर पानी नीचे नहीं गिर रहा। वो समझ जाता है कि सीढ़ियां ऊपर नहीं नीचे है। वो अपना वेपन जोर से जमीन पर मारता है जिससे कुछ हलचल होती है और फ्लोर 2 हिस्सों में अलग होने लगता है और उसके सामने सीढ़ियां निकल आती है। धीरे धीरे वो लोग नीचे बॉटम तक पहुंचते हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा था। जैसे ही वो पानी पर पैर रखते हैं पत्थर ऊपर आते हैं और एक रास्ता बनाते हैं जो एक स्टोन स्टेचू तक जाता है। यान्जा स्टेचू को देखकर कहता है कि ये स्टेचू यहाँ के डिफेंडर का है जो बिल्डिंग के मेन गेट को गार्ड करता है, पर स्टेचू का पोज थोड़ा अजीब लग रहा था। यान्जा बताता है कि उन्हें इसे कोई एंशिएंट वेपन ऑफर करना पड़ेगा तभी वो लोग मेन गेट से जा सकेंगे। ये सुनकर सिया अपना झुंझुना स्टेचू के हाथ में रखने जाती है, पर यान्जा कहता है कि उससे काम नहीं बनेगा, उन्हें एक पुराना और पावरफुल एंशिएंट वेपन चाहिए होगा। ये सुनते ही यान को कुछ याद आता है। वो अपना एंशिएंट वेपन स्टेचू के हाथ में रखता है और जैसे ही वो ऐसा करता है पानी का फ्लो तेज हो जाता है और 4 अलग गेट खुल जाते हैं। यही एंशिएंट बिल्डिंग का असली एंट्रेंस गेट था। 4 गेट खुलने पर यान कहता है उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं और बिना सोचे एक गेट में घुस जाता है, पर जैसे ही वो अंदर जाता है गेट गायब हो जाती है। यान्जा भी उसकी तरह दूसरे गेट में चला जाता है। सिया दोनों को रोकने की कोशिश करती है पर कोई नहीं सुनता। अब वो अकेली रह जाती है और 2 गेट बचे थे, एक उसके लिए और एक जनरल मैन के लिए। वहीं गिला अभी भी बाहर जिंदा घायल था। वो याद करता है कि कैसे जब उसने एंशिएंट बिल्डिंग के 4 किंग का सामना किया था, किंग्स ने उसको मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया और साथ ही उसे डार्क फॉरेस्ट का जनरल बना दिया, ये कहते हुए कि उसे इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा और कभी किसी ने भी इस एंशिएंट बिल्डिंग में कदम रखा तो गिला जिंदा नहीं बचेगा। तभी जनरल मैन वहां आता है और देखता है कि गिला का शरीर पत्थर में बदल रहा है। गिला कहता है कि जब कोई बिल्डिंग के अंदर जाता है तो ये कर्ज शुरू हो जाता है, इसलिए अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भी अंदर जाना चाहिए, वरना जल्दी ही वो भी पत्थर बन जाएगा। ये सुनकर जनरल मैन पूछता है
अब वो इतना अच्छा कैसे बन गया। गिला कहता है कि वो ऐसे भी मरने वाला है और अगर वो लोग बच गए तो शायद किंग्स को हराकर उसका बदला ले सकते हैं। इसके बाद जनरल मैन गिला को भी पकड़कर एंसेंट बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है, ये कहता हुआ कि उसको अपना बदला खुद लेना होगा और एंसेंट बिल्डिंग में जाने के बाद वो वापस से नॉर्मल बन सकता है। वहीं बिल्डिंग के अंदर सिया और लिवान एक गेट के अंदर जंगल से गुजर रहे थे और सिया यान और यानजा को आवाज लगाती है, पर लिवान बताता है कि उसको आसपास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो रही, इसका मतलब वो लोग यहाँ नहीं हैं। कुछ देर बाद काफी चलकर थक जाने के बाद, जो कि वो कर भी नहीं रही थी, सिया वहीं फूलों के बीच सो जाती है। वहीं लिवान आसपास देखता हुआ एक घर के सामने पहुंच जाता है। वो एक फूल को देख रहा होता है, तभी वहाँ जियांग नाम का एक बंदा आता है जिसका ये घर था। लिवान कहता है वो यहाँ से गुजर रहा था और जब उसकी नज़र इन फूलों पर पड़ी तो वो खुद को रोक ना सका। दोनों के बीच इन अनोखे फूलों को लेकर बातें शुरू हो जाती है। वहीं दूसरे गेट के अंदर यान एक बर्फीले इलाके में आगे बढ़ रहा था, तभी सूचू सामने आता है और यान की मदद करना चाहता है क्योंकि ये बर्फ काफी दूर तक फैली हुई थी, पर यान उसे मना करते हुए अपनी पावर एनिमीज के लिए सेव करने को कहता है। वहीं यानजा के गेट के अंदर जहाँ एक शानदार किला था जिसके पीछे एक बड़ा सा चांद चमक रहा था, तभी एक लड़की गेट खोलकर अंदर आती है जो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग के ग्रुप की एक मेंबर है और वो अपने सामने बैठे बंदे को मून किंग कहकर पुकारती है। मून किंग उसे उसका पुराना नाम स्काई फॉक्स यूज करता हुआ कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है। स्काई फॉक्स के साथ आया एक अजीब सा क्रिएचर हंसने लगता है। स्काई फॉक्स अपना मास्क उतारते हुए कहती है कि उसके मास्टर ने यानी लॉन्ग ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है, सन स्टोन। वो बताती है कि इसको बनने में हजारों साल लगते हैं और इसका यूज करके वो अपनी इंसानी फॉर्म और स्पिरिचुअल पावर 30 साल तक वैसा ही रख सकता है। मून किंग ये उसे देने का रीजन पूछता है। स्काई फॉक्स कहती है ये एंसेल बिल्डिंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़ा खजाना छुपा है और उसके मास्टर को उसमें से बस एक चीज चाहिए। मून किंग गुस्से में कहता है क्या उसका मास्टर उसे ये देकर खरीदने की कोशिश कर रहा है। मून किंग उसे ये सन स्टोन लेकर निकल जाने को कहता है वरना वो उसे यहीं खत्म कर देगा। स्काई फॉक्स का क्रिएचर फिर हंसने लगता है। स्काई फॉक्स का एक सवाल पूछने पर मून किंग बताता है कि एंशिएंट बिल्डिंग के अंदर 4 अलग अलग वर्ल्ड हैं जिनको 4 किंग संभालते हैं और ट्रेजर लैंड जिसकी वो बात कर रही है, अगर वहाँ जाना है तो चारों किंग को अपनी कीज एक साथ मिलानी होगी या फिर उसे सभी किंग को खत्म करके उन कीज को लेना होगा। स्काई फॉक्स हंस के कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, पर कोई आ रहा है जो ऐसा करना चाहता है। वहीं सिया के साइड लिवान और जियांग बात कर रहे होते हैं, तभी लिवान को पता चलता है कि इसे फ्लावर लैंड कहते हैं और जियांग बताता है कि जो ट्रेजर लैंड वो ढूंढ रहा है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता और ना ही उसने इस लैंड के फ्लावर किंग को कभी देखा है। लिवान फिर पूछता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जियांग कहता है कि उसे भी नहीं पता क्योंकि ये जगह 4 अलग अलग वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अगर कोई रास्ता होगा तो शायद सिर्फ किंग को ही पता होगा। लिवान इस पर कहता है कि उसे बाहर का रास्ता खुद ढूंढना होगा ताकि वो अपने मास्टर सिया को बाहर निकाल सके। ये सुनकर जियांग कहता है पर यह जगह तो इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे ही लिवान ये सुनता है और झट से सिया की तरफ भागता है क्योंकि उसने उसे अकेले छोड़ दिया था। वहाँ पहुँचते ही सिया को देखकर उसको लगता है कि सिया सेफ है, पर जैसे ही लिवान सिया को टच करता है वो तुरंत गिर जाती है। पीछे से जियांग आता है और कहता है कि ये इन फूलों का पॉइजन के कारण है। ये पॉइजन इंसानों के लिए बड़ी खतरनाक है, अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो सिया की जान जा सकती है। लिवान घबराता हुआ उससे इसका इलाज पूछता है। जियांग बताता है कि इसका इलाज सिर्फ फॉग फेरी फ्लावर से ही हो सकता है जो फ्लावर लैंड के फॉरबिडन जोन में मिलता है। जियांग लिवान को फॉरबिडन जोन की तरफ ले जाता है। रास्ते में लिवान पूछता है कि जब से वो यहाँ आया है उसने उसके अलावा किसी और को नहीं देखा और फ्लावर किंग के बारे में दोबारा पूछता है। जियांग कहता है कि वो यहाँ सालों से गार्डनर का काम कर रहा है पर उसने भी किंग के बारे में कभी नहीं सुना। उसको लगता है कि किसी एक्सीडेंट में किंग कहीं गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पतली सी गली के पास पहुंचते हैं जिसकी हिफाजत 2 बड़े बड़े पत्थर के गेटकीपर कर रहे थे। वो लोग उस गली से गुजरकर एक खुले मैदान में आते हैं
जहाँ बीच में फ्लावर किंग का पत्थर का स्टैचू था। स्टैचू के सर पर फॉग फेरी फ्लावर लगा हुआ था। लिवॉन सिया को नीचे रखता है और उस फ्लावर के लिए स्टैचू की तरफ भागता है। जियांग उसे बताता है कि उसे भूल कर भी पानी को नहीं छूना है। लिवॉन उसकी बात समझ जाता है और एक जंप लगाकर किसी तरह बचता हुआ स्टैचू के बेस तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो स्टैचू के पास जाता है, चारों तरफ फॉग जमा होने लगता है। लिवॉन फिर स्टैचू पर चढ़ना शुरू कर देता है। जब वो टॉप पर पहुंच जाता है, वहाँ उसे 2 फ्लावर दिखाई देता है। लिवॉन एक फ्लावर पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो हाथ में नहीं आता, जैसे कोई इल्यूजन हो। दूसरे फ्लावर के साथ भी वही होता है। लिवॉन सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, पर तभी पीछे से 2 बड़े स्नेक्स उस पर अटैक कर देते हैं। लिवॉन लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर एक स्नेक के मुंह में फंस जाता है। सांप अपने जीभ से उसके गले को जकड़ लेता है और दूसरा सांप फ्लावर को कुचल देता है। लिवॉन अपने मैजिक पावर से खुद को छुड़ा लेता है और देखता है कि कुचलने के बावजूद फ्लावर ठीक है। तब उसको समझ आता है कि दोनों फ्लावर असली हैं, पर उन पर एक स्पेशल स्पेल है, जिसकी वजह से टच करते ही वो इल्यूजन बन जाता है। अब उसको ट्रिक समझ आता है। उसे एक फ्लावर को टच करते ही दूसरे फ्लावर को पकड़ना होगा। वो ऐसा करने जाता है, पर दोनों सांप फिर अटैक करते हैं। लिवॉन उनको डॉज करके एक सांप को उठाता है और उसको एक फ्लावर पर फेंक देता है, जिससे वो इल्यूजन बन जाता है। इसी मौका का फायदा उठाकर लिवॉन दूसरा फ्लावर झट से उखाड़ लेता है, पर जैसे ही वो ऐसा करता है, सांप गायब हो जाता है और स्टैचू टूटकर पानी में गिर जाता है। लिवॉन फूल के साथ पानी से बाहर निकलता है। ये देखकर जियांग डरता हुआ कहता है, तुम अभी पानी के अंदर हो, यानी गेट कीपर्स कभी भी आ सकते हैं। और वैसा ही होता है। दोनों बड़े पत्थर के गेट कीपर वहाँ आ जाते हैं। लिवॉन दोनों पत्थर के गेट कीपर से बचने की कोशिश कर रहा था, पर वो लगातार उस पर अटैक करते हैं। एक पॉइंट पर लिवॉन किसी तरह बचता हुआ एक गेट कीपर को जोरदार पंच मारता है, जिससे वो स्टैचू पानी में गिर जाता है। पर तभी दूसरा गेट कीपर लिवॉन पर अटैक करता है और अपने वेपन से उसको पत्थर में घुसड़ देता है। फिर वो अपनी मैजिकल लेजर से अटैक करता है, जिससे बड़ा धमाका होता है। लिवॉन किसी तरह बच जाता है, पर गेटकीपर रुकता नहीं और अपनी थंडर अटैक से उस पर लगातार अटैक करने लगता है। दोनों गेटकीपर अपने स्पिरिट को समन करके लिवॉन पर अटैक करते हैं। लिवॉन किसी तरह बचता हुआ भागता है, पर एक पॉइंट पर बड़ा धमाका होता है और लिवॉन अपना पावरफुल गोल्डन फॉर्म ले चुका था। इसके बाद वो अपना अटैक शुरू करता है। एक गेटकीपर अपना मैजिक अटैक दोबारा शुरू करता है, पर उससे पहले लिवॉन अपने मटके को बड़ा करके उस पर अटैक करता है, जिससे वो पहाड़ में घुस जाता है। जब दूसरा गेटकीपर उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लिवॉन उसको ही पंच करता है, जिससे वो स्टैचू टूटना शुरू हो जाता है। आखिर में लिवॉन अपने व्हाइट टाइगर मैजिक का यूज करके दूसरे गेटकीपर को भी टुकड़े कर देता है। इस तरह लिवॉन दोनों गेटकीपर को खत्म कर देता है। लिवॉन नीचे उतरता है और अपने असली रूप में वापस आता है। वो जियांग से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया। पर जैसे ही लिवॉन सिया को ठीक करने वाला था, तभी दोनों गेटकीपर की सोल मर्ज होने लगती है। वहाँ एक बड़ा सा स्पेल सर्कल बनता है, जिसमें से मैजिकल लेजर निकलकर सीधे जियांग को हिट करता है। पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है और सारी मैजिकल एनर्जी जियांग के बॉडी में जा रही थी। लिवॉन उसे पूछता है कि वो कौन है और जियांग जवाब देता हुआ कहता है कि जिसे वो ढूंढ रहा था, यानी फ्लावर किंग। दूसरी तरफ यान, जो कि बर्फ पर चलता हुआ वहीं घायल हो चुका था, जब उसकी आंख खुलती है, यान अपने आसपास कई सारे बर्फ से ढके पेड़ देखता है। यान दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। वहीं बर्फीले इलाके में एक लड़की एक जख्मी लड़के को खींचते हुए आगे ले जा रही थी। तभी उसको सामने से कुछ भेड़िया आते दिखाई देते हैं और पीछे से यान भी उसके पास आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो भेड़िए लड़की पर अटैक कर देते हैं, पर यान अपनी फायर का यूज करके उसको बचा लेता है। यान जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल रूह की तरह लग रही थी, जिसे यान ने बचपन में ही खो दिया था। उसे देखकर यान के दिमाग में कई सवाल उठते हैं, पर ये मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। रूह जिस लड़के को बचा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि यान ही था। ये सब देखकर यान और भी कंफ्यूज हो जाता है। यान कुछ समझ पाता उससे पहले ही ठंड के कारण छोटे यान की हालत खराब हो रही थी, इसलिए यान उसे कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद छोटा यान को होश आता है।
वो देखता है कि वो दोनों आग के सामने बैठे हैं। रू उसको बताती है कि यान ने उसको यहाँ तक लाने में उसकी मदद की है। दोनों यान को थैंक्स बोलते हैं और अपने बारे में बताते हैं। यान के पूछने पर छोटा यान बताता है कि उसके गांव पर एक बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया था, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया और केवल वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहां से भाग सके। वो बताते हैं कि वो दोनों स्नो किंगडम की ओर जा रहे हैं ताकि स्नो किंग से कुछ हेल्प मांग सके, पर उस रास्ते में उन्हें भेड़ियों के हमले से डर था। उनका बात सुनने के बाद यान उनकी मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे भी स्नो किंग के पास ही जाना था। इसके बाद तीनों अपने सफर में निकल जाते हैं। जब वो बर्फीली वैली से गुजर रहे थे, उनकी हालत और भी खराब हो रही थी, क्योंकि सामने से ठंडी हवाएं बह रही थी और थोड़ी देर चलने के बाद ही कुछ भेड़िया उन पर हमला कर देते हैं। पर सही टाइम पे डंजो और युआन आकर उनको बचा लेते हैं। वो यान से आगे बढ़ते रहने को कहते हैं, तब तक वो इन भेड़ियों को संभाल लेंगे। यान उनकी बात मानता हुआ दोनों को लेकर आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद रू कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं भेड़ियों से लड़ते हुए डंजो और युआन भी पूरी तरह जम चुके थे। यान रू को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है, पर पीछे से और भेड़िया उनके पास आते हैं। यान सोच में पड़ जाता है कि उसको डंजो और युआन की स्पिरिचुअल पावर फील क्यों नहीं हो रही। जब भेड़िया और करीब आ जाते हैं, यान डियान को समन करता है। डियान भेड़ियों को खत्म करने लगता है, पर एक पॉइंट पर वो भी जमने लगता है। यान दोनों के साथ आगे बढ़ता रहता है। रू होश में आती है और कहती है कि स्नो किंग का महल इस वैली के एंड में है, पर ये रास्ता इतना लंबा है कि शायद वो जिंदा ना बच सके। यान कहता है कि वो यहाँ किसी को मरने नहीं देगा। तभी पीछे से और भेड़िया अटैक करते हैं। यान अपने वेपन से उनका मुकाबला करता है, पर भेड़ियों की तादाद बढ़ती जाती है। तभी सूचू यान की मदद के लिए वहां आता है। यान कहता है कि वो भी बर्फ में जम जाएगा, पर सूचू बताता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक फायर रिंग बनाई है और जब तक उसका स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म नहीं होता वो जमने से बचा रहेगा। उसके बाद सूचू एक एक कर भेड़ियों को खत्म करने लगता है और यान उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रहा होता है। सूचू सारे भेड़ियों को खत्म करते जाता है और यान के लिए रास्ता बनाता है, पर सूचू भी बर्फ से बच नहीं पाता। वो इन भेड़ियों से लड़ते हुए वहीं जम जाता है। यान के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो छोटा यान और रू को लेके इस बर्फीली वैली में आगे बढ़ता रहता है। तभी उसको सामने से एक रोशनी दिखाई देती है और वो बस इस वैली के एंड तक पहुंच चुका था, पर जैसे ही वो वैली से बाहर निकलता है उसको कोई किंगडम नहीं दिखता, सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। अचानक रू बिल्कुल ठीक होकर आगे चलने लगती है। यान उसको रोकने की कोशिश करता है, पर इससे पहले बर्फ उसको चारों तरफ से घेर लेती है। तब उसको पता चलता है कि ये लड़के रू नहीं बल्कि स्नो किंग है। यान स्नो किंग से पूछता है उसे रू के बारे में कैसे पता चला। स्नो किंग बताती है कि वो किसी भी इंसान का माइंड रीड कर सकती है। साथ ही यान को ये भी पता चलता है कि छोटा यान कोई रियल नहीं बल्कि स्नो किंग का बनाया हुआ एक स्नो पपेट है। स्नो किंग यान पर तरस खाते हुए कहती है, तुम इंसानों के इमोशन के साथ खेलना कितना आसान है, और एकदम से वो यान पर बर्फ से अटैक कर देती है। यान उसमें फंस जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वो अब बच नहीं सकेगा। यान उससे कहता है कि अगर वो उसका माइंड रीड कर सकती है तो उसे पता ही होगा कि वो कैसा बंदा है, इसीलिए वो उसे जल्दी से मार दे, वरना अगर वो बच गया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। स्नो किंग ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए वो एक स्नो ड्रैगन बनाती है और यान पर अटैक करती है। पर ये देखकर स्नो किंग हैरान हो जाती है कि यान को उससे कुछ नहीं होता है। स्नो किंग का बनाया हुआ स्नो पपेट ने यान को बचा लिया था। ये देखकर यान और स्नो किंग दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी पपेट से आवाज आती है और पता चलता है कि यान को बचाने वाला कोई और नहीं, उसकी फिफ्थ गार्डियन स्पिरिट जुआन है, जो स्टार्टिंग में ही छोटे यान के साथ जुड़ चुका था ताकि वो यान को बचा सके। और इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसीलिए प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। अगर इस वीडियो में आपका प्यार मिला तो जल्द ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। प्लीज कमेंट में बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और क्या मुझे इसका अगला पार्ट बनाना चाहिए या नहीं।